नमस्ते। मैं आचार्य संजीव वेदालंकार अपने YouTube चैनल वैदिक ध्वनि पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सज्जनों, पिछले कुछ दिनों में हमारे समाज में बड़ी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, जिसमें एक IPS अधिकारी वाई पूर्ण सिंह ने अपना जीवन समाप्त कर लिया। परिस्थितियां कैसी रही, किन कारणों के चलते उन्हें ऐसा करना पड़ा, क्या वो कारण रहे कि इतना बड़ा अधिकारी जिसके पीछे संविधान की शक्ति है, उसे अपने जीवन त्यागने पर सोचना पड़ रहा है, विवश होना पड़ रहा है। आज जहां हम अपने भारत देश को विश्व गुरु बनाने के कार्य में लगे हैं, हर व्यक्ति कहता है हम विश्व गुरु बनेंगे, लेकिन जातिगत भेदभाव ये बहुत गहरी एक समस्या भारत की रही है हमेशा से, और आज भी ये समस्या ज्यों की त्यों है। मुझे इसमें कोई बहुत परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ता है। एक सामान्य व्यक्ति जो समाज में अपना कार्य करता है, वो किस जाति से है, आप सोचिए कि जब एक अधिकारी स्तर का व्यक्ति अपने जीवन को समाप्त कर लेता है इन्हीं कारणों से, तो एक आम व्यक्ति जिसके पीछे संविधान की कोई शक्ति नहीं, जिसके पीछे समाज की कोई सहायता नहीं, जिसके पीछे मित्रों का कोई समूह नहीं, उस व्यक्ति का जीवन कैसे बीतेगा। यदि हमें आगे बढ़ना है तो हमें इस जाति पाति के जहर से, विष से ऊपर उठना होगा और अपने समाज को उस रूप में लेके जाना होगा। ये भी ध्यान देने की बात है, ये समस्या वैदिक काल की समस्या नहीं है। बहुत से लोग इन बातों को लेकर शास्त्रों पर ही आक्षेप करते हैं कि आपके शास्त्रों में लिखा है। मैं ये बात दावे से और चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं, कोई शास्त्र इस बात की प्रकार की बात नहीं करता है। आप ध्यान करें, महर्षि वेदव्यास जो कि सत्यवती के पुत्र थे और सत्यवती मछुआरे की बेटी, आप कल्पना कर सकते हैं जिस व्यासपीठ को आज हम जिस गद्दी पर बैठकर प्रवचन करते हैं, उस गद्दी को व्यासपीठ कहते हैं। व्यासपीठ उसी के नाम से रखी गई जिनकी मां मछली पकड़ने वाले परिवार से थी। तो हमारे यहाँ वैदिक काल में ये व्यवस्थाएं बिल्कुल भी नहीं थी। ये व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं मुगल काल की देन है, एक बड़ी बात है। और इन व्यवस्थाओं को घटनाएं हुई कम है, इनको बढ़ाया ज्यादा गया है, ज्यादा दिखाया गया है, और दिखा दिखाकर बढ़ाकर इस बात को इतना तूल दे दिया गया कि ये समस्या बहुत व्यापक रूप में हो गई। और दूसरा, इस समस्या को संविधान का भी आश्रय है। मैं इसे कहने में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। संविधान ही विशेष वर्ग का निर्माण करता है, विशेष वर्ग को आरक्षण देने की बात करता है, विशेष वर्ग को सहायता देने की बात करता है। ये बुरी बात भी नहीं है, संविधान है, बुद्धिमानों के द्वारा लिखा गया है, तो कोई सोच विचार कर ऐसी व्यवस्थाएं की गई होंगी। परंतु जिस व्यक्ति को ये सहायता एक बार दे दी गई, और इसका आधार क्या है, इसका आधार आर्थिक है, होना भी आर्थिक चाहिए। आर्थिक आधार पर पिछड़ा व्यक्ति यदि उसका लाभ लेकर आगे बढ़ गया, अब जो व्यक्ति उस व्यवस्था का लाभ लेकर आगे बढ़ गया तो वो सामर्थ्यशाली हो गया। मेरे विचार के अनुसार उसके बच्चों को आगे अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको तो आगे बढ़ना है, अपना काम करना है। उनके पिता को अवसर मिला है, उस अवसर को आगे बच्चे अपने पिता के सामर्थ्य से पूरा करें, अपनी परिश्रम से पूरा करें। ये नहीं कि एक अधिकारी बहुत बड़ा है, धन की कोई कमी नहीं, क्योंकि अब अच्छे वर्ग में आ गए, उसके बाद उनकी संतानों को फिर वही लाभ, फिर उनकी संतानों को फिर वही लाभ। तो एक ही वर्ग, एक ही प्रकार के लोग इससे पूरा लाभ उठाते हैं, और एक दूसरा वर्ग जो शिक्षा से बहुत दूर है, वो आज भी इस प्रकार के लाभ से अछूता है, उनको इस प्रकार का कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। तो ये हमारा, कई लोग कहते हैं सरकार के दायित्व हैं, बिल्कुल ठीक बात है। कहीं ना कहीं सरकार है, संविधान है, तंत्र है, व्यवस्था है, ये सब तो है ही। लेकिन एक बात ध्यान रखना, सरकार, संविधान, तंत्र, व्यवस्थाएं, ये सब मनुष्यों की निर्मित की हुई व्यवस्थाएं हैं। यदि मनुष्य अपना मन बना ले, अपना मन बदल ले, तो फिर कोई व्यवस्थाएं उसे रोक नहीं सकती। आपको अच्छा करने के लिए कौन रोकता है? कौन आपको रोकता है कि किसी पिछड़े व्यक्ति को गले लगाओ? कोई भी नहीं रोकता है, बस आपकी सोच रोकती है। तो मैं ये संदेश देना चाहता हूं, मुझे बड़ा इस बात को सुनकर बड़ा झटका लगा, बहुत दुख हुआ कि इतने ऊंचे स्तर का अधिकारी, जिसने पढ़ाई पढ़ी, कंपटीशन का एग्जाम दिया, वो चुना गया और इस प्रकार के पद पर बैठा, कहीं ना कहीं अपने पद के अनुसार कुछ कार्य भी किया होगा। जब उस व्यक्ति को इतना मजबूर किया जा सकता है कि वो अपना प्राणांत कर ले, तो इस समाज में ऐसा वर्ग जो है, जिसके पास कोई शक्ति सामर्थ्य नहीं है, उनका जीवन कैसे व्यतीत होता होगा। ये हमारे सामने एक यक्ष प्रश्न है। और हमारी जो हम विश्व गुरु की बात करते हैं, उस बात को कहीं ना कहीं ये विषय चैलेंज करता है। कितने बच्चे आत्महत्या करते हैं, कितने
अधिकारी आत्महत्या करते हैं, कितने छात्र आत्महत्या कर लेते हैं, कितनी बेटियां आत्महत्या कर लेती हैं मेडिकल कॉलेज में, उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, और हम विश्व गुरु होने की बात करते हैं। ये बड़ी निराशाजनक बात है। हमारे लक्ष्य बहुत ऊंचे हैं, होने भी चाहिए, परंतु अपनी कार्यशैली पर विचार करें कि हम कर क्या रहे हैं, हम नैतिक रूप से क्या कर रहे हैं, मैं अपने जीवन में एक दूसरे व्यक्ति के साथ व्यवहार कैसा कर रहा हूं। इन बातों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। समाज में समग्र विकास होना, सबकी उन्नति होना, ये एक विकसित समाज का लक्षण है। एक वर्ग विशेष की उन्नति होना, ये दुर्भाग्यपूर्ण समाज है जिसमें एक वर्ग विशेष उन्नति करता है, या कोई व्यक्ति किसी परिवार से कोई राजनीति में चुना जाए तो उन्नति करता है, या कोई सन्यासी बन के बड़ा आश्रम बना ले तो उन्नति करता है। आम व्यक्ति के लिए उन्नति के द्वार बिल्कुल बंद हैं, खुले हुए नहीं है। यदि उसके अंदर कोई योग्यता है तो उस योग्यता के लिए कोई इतना बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो हम सबको मिलकर ये सब काम करना है। सरकारें भी अपने स्तर पे काम कर रही हैं, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा, व्यवस्थाएं हैं, बनी हुई हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखना है ये जो व्यवस्थाएं बनी हुई हैं ये बहुत पुरानी बनी हुई हैं। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। उस समय में और आज के समय में कितना परिवर्तन आ गया है, लोगों के सोचने के तरीकों में कितना परिवर्तन आ गया है, काम करने के तरीके कितने बदल चुके हैं। उस समय में जो काम कितने देर में होता था, आज वो काम थोड़े समय में हो जाता है। हर चीज बदल रही है बड़ी तेजी से। तो हमें अपने नियमों का पुनर्वलोकन करना चाहिए, अपने सामाजिक नियमों का पुनर्वलोकन करना चाहिए। जो हमने जात पात की व्यर्थ की बातें अपने जीवन में खड़ी कर रखी हैं, इन पर भी पुनरावलोकन होना चाहिए, और हमें हर एक व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर देना चाहिए। हर व्यक्ति में गुणों का विकास हो, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। सरकार तो जो करेगी सो करेगी, आप इस बात को विचार करें। समाज में कितने ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके पास पढ़ने को ना पुस्तकें, ना फीस के पैसे हैं, ना कुछ। तो हमारा भी कहीं ना कहीं दायित्व है कि एक आध बच्चा हम अपना अडॉप्ट करें। यदि वो योग्य है तो उसको शिक्षित करने का जिम्मा हम लें। तो आप ये पाएंगे कि समाज एक एक बच्चा यदि हम गोद ले लेंगे, किसी का योग्य बच्चा, किसी का पढ़ने लिखने में होशियार बच्चा, और वो पढ़ गया, तो आप ये समझें कि समाज में आपने एक अपराधी कम कर दिया। यदि वो पढ़ेगा नहीं, क्या करेगा? कहीं ना कहीं आपराधिक प्रवृत्तियां उसे अपनी ओर खींचेंगी। उसे ही क्यों खींचेंगी? हमारे यहाँ तो ओलंपिक स्तर के अधिकारियों को अपराध की प्रवृत्ति अपनी ओर खींच लेती है। तो ऐसा बच्चा जिसके पीछे कोई खेल की बैकग्राउंड नहीं, जिसके पीछे कोई एजुकेशन की बैकग्राउंड नहीं, उसका आपराधिक जगत में चले जाना कौन से आश्चर्य की बात है? कोई आश्चर्य की बात नहीं। यदि इसे रोकना है, हम सबको मिलकर समग्र प्रयास करना होगा। अपने झूठ मूठ की ऊंची जाति के अभिमान को छोड़ना होगा, और कोई ये माने बैठा कि मैं बड़ी छोटी जाति का हूं, उसे इस दुख और इस संकुचन से बाहर निकलना होगा। तो ध्यान रखें, जब इस संकुचित विचारों से हम बाहर निकलेंगे, बड़ा हृदय होगा, बड़े विचार होंगे, हमें आगे बढ़ने से दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं पाएगी। तो इन व्यक्ति की घटना, उनका जीवन का समाप्त होना समाज के लिए खतरे की घंटी है। ये हमारा दायित्व है कि हम अपने समाज को एक मोड़ दें, इसमें परिवर्तन लाएं, मिलजुल कर प्रयास करें, ताकि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति समाज में ना हो। यही मेरा कहने का अभिप्राय है। बहुत बहुत धन्यवाद।